So students, today we start a new chapter of our CBSE 10th history, the age of industrialization. In this chapter, we know about industrialization and before industrialization period in India and Europe. First of all, we see industrialization in Europe, and before it, we see condition of before industrialization. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, उससे पहले की कंडीशंस क्या थी? प्रोडक्शन पहले भी होता था, जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे, बनाए जाते थे, बट उसमें और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद डिफरेंसेस क्या थे? उन डिफरेंसेस को देखते हुए हम इस चैप्टर को देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फेज फर्स्ट में. फेज फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ए कंडीशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की जो कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस में जो प्रोडक्शन होता था, मास प्रोडक्शन होता था, गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है. Then even when factories were not there in England of Europe, there was large scale industrial production for international market. It means इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर किया जाने वाला गुड्स तो मैन्युफैक्चर किया जाता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में उसे सप्लाई भी किया जाता था, बट उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो वे था वो वे एक सिस्टमेटिक नहीं था. कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में नहीं होता था, बट वो कैसे होता था? वो जो प्रोडक्शन होता था वो होता था होम से, घर पे बनाया जाता था. लोग एक जगह में बनाकर अपने अपने घरों पर बनाते थे और उसे फिर इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेल किया जाता था. तो वो कंडीशन कहलाती थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप में. हम कह सकते हैं यूरोप में भी, स्पेशली इंग्लैंड में. अब इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ, उसके पीछे वहां पर बहुत सारी कंडीशंस थी. इंग्लैंड की बहुत सारी कॉलोनीज थी ऑल ओवर वर्ल्ड, इसलिए उसे रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी. एंड उसके पास शिप्स थे, तो सो वो एक कॉलोनी से या एक कंट्री से ने जो माल को एक जगह से दूसरी जगह तक चाहे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से इजीली कर सकता था. सो काफी कंडीशंस ऐसी थी जो इंग्लैंड के लिए यूजफुल थी, या कह सकते हैं कि हेल्पफुल हुई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पर स्टार्ट हुआ. इन 17th एंड 18th सेंचुरी, देखो 17th और 18th सेंचुरी में जो प्रोडक्शन होता था वो कैसे होता था? मर्चेंट्स हैं वो कंट्री साइड में जाकर प्रोडक्शन करवाते थे. कैसे करवाते थे? जो मर्चेंट्स हैं वो जाते थे कंट्री साइड में, और कंट्री साइड में जाकर जो पीजेंट्स है, आर्टिसंस है, क्राफ्ट पर्सन्स है, उनसे वो अपने गुड्स तैयार करवाते थे. यानी उन्हें वो पैसे देकर उनको उनके घर पर ही रहकर जो है वो तैयार करवाए जाते थे. ये जो पीजेंट्स, आर्टिसंस वगैरह थे, ये अपने घर पर जो गुड्स थे उनको मैन्युफैक्चर करते थे. देन ये मर्चेंट्स हैं जो इनको कलेक्ट करके इनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे, और फिर इसे वहां से फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग सेंटर जो कि लंदन था वहां पे ले जाया जाता था. यानी जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन ये गुड्स को रेडी कर देते थे, उसके बाद फिनिशिंग के लिए उसे लंदन ले जाया जाता था, एंड देन उसके बाद उसे सेल किया जाता था. अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्री इन सेक्टर, यानी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो किस सेक्टर में आया? कॉटन इंडस्ट्री में. किस इंडस्ट्री में? कॉटन इंडस्ट्री में. यानी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो कॉटन इंडस्ट्री में आया, जिसमें इंग्लैंड बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने लगा. यानी जो इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वहां से रॉ मटेरियल कॉटन के रूप में इंपोर्ट किया जाता था, और कॉटन इंडस्ट्री में ही सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री में ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल की अबुडेंस थी,
यानी कि प्रचुर मात्रा में है, जो काफी मात्रा में जो रॉ मटेरियल है कॉटन का वो अवेलेबल था। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज ऑफ इन्वेंशंस की, जिनका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिन इन्वेंशंस के होने से बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत जल्दी प्रोडक्शन होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो ये जो इन्वेंशंस हुए थे वो हुए थे स्पेशली स्टार्ट में कॉटन इंडस्ट्री में, जिसमें थे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, यानी इन सेक्टर्स में, यानी इन चीजों में जो इन्वेंशंस है वो हुए जिसमें जो प्रोडक्शन की उसकी एक्यूरेंसी बढ़ा दी, ताकि बहुत ही जल्दी मात्रा में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। अब जो हम बात करते हैं, जो रॉ कॉटन इंपोर्टेड किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था बाय ब्रिटेन, उसके द्वारा जो रॉ कॉटन इंपोर्ट किया जाता था, बात करें 1716 की तो 2.5 मिलियन पौंड, 1716 में कितना इंपोर्ट किया जाता था 2.5 मिलियन पौंड। वही इंक्रीज होकर 1787 ओनली 17 इयर्स, सॉरी 27 इयर्स, 27 इयर्स में बढ़कर 22 मिलियन पौंड्स हो गया। यानी इसका जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन है जो इंपोर्ट करता था, उसकी क्वांटिटी बढ़कर 2.5 मिलियन से 22 मिलियन हो गई विद इन 27 इयर्स। अब हम बात करते हैं इन्वेंशंस की, तो फर्स्ट इन्वेंशन इज 1764 इन स्पिनिंग जेनी बाय जेम्स हारग्रीव्स, यानी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1764 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया। 1767 में कॉटन मिल सेटअप की गई रिचर्ड ऑर्क्राइट के द्वारा, बाय रिचर्ड ऑर्क्राइट। एंड 1781 स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ जेम्स वॉट के द्वारा। इस स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद जो शिप्स थे, या कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडस्ट्री में ही जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। 1785 में पावर लूम, जिसको कि कार्टराइट ने इन्वेंट किया था। तो ये सारे इन्वेंशंस ऐसे थे, इन इन्वेंशंस की वजह से जो प्रोडक्शन को जो गति मिली वो बहुत तेज थी। अब हम बात करते हैं फेज 2 की। जैसा कि हमने फेज फर्स्ट में हमने देखा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेज सेकंड में हम देखते हैं जो फेज सेकंड स्पेशली कहा जाता है, जो फेज फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री में इनके जो प्रोडक्शन था उसमें मास प्रोडक्शन था, उसमें इनके बढ़ोतरी हुई। एंड सेकंड फेज में हम बात करते हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ही प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। इसलिए सेकंड जो फेज है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के में ही स्पेशली जाना जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो क्यों रहा? देखो, कोई भी नई चीज आती है तो वो शुरुआत में उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनाते नहीं है, इसकी वजह से उसे इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो यहां भी जो मशीनें आई, उन मशीन्स को लोगों को ना अपनाने के पीछे, अगर उनको अपनाने थे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से ग्रो करता, बट उन मशीन्स को न अपनाने के पीछे कुछ रीजन थे जिनकी हम बात करते हैं। तो एक्सपेंसिव जो मशीन्स थी वो टू एक्सपेंसिव थी, यानी बहुत महंगी थी, तो उन्हें हर बिजनेसमैन या हर मर्चेंट या हर फैक्ट्री का जो ओनर था वो उन्हें परचेज नहीं कर पाता था। उनका मेंटेनेंस है जो काफी कॉस्टली था, बिकॉज जहां पे वो मशीन मैन्युफैक्चर होती थी वहीं पर उसे रिपेयरिंग के लिए ले जाना पड़ता था। एंड नॉट यूज्ड थ्रू आउट द ईयर, और उनका साल भर यूज भी नहीं होता था, बिकॉज कुछ बिजनेस ऐसे थे जो सीजनेबल थे, जिनमें वर्कर्स को बिजनेसमैन क्या करते थे, वर्कर्स को इंक्रीज कर लेते थे जब सीजन के हिसाब से उनको आवश्यकता होती थी, एंड जब उनको आवश्यकता नहीं होती थी देन वो उन्हें हटा देते थे। तो इसलिए ये पूरे ईयर काम नहीं आने की वजह से इनको नहीं चलता। लेबर अवेलेबल एट लो वेजेस, यानी जो मशीन थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, बट जो लेबर थी वो काफी लो वेजेस पर अवेलेबल थी। सो जो मर्चेंट्स थे या बिजनेसमैन थे उन्होंने उन एक्सपेंसिव मशीन्स को नहीं अपनाया। एंड अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो प्रीफर करते थे हैंडमेड गुड्स को, वो एक क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते थे, अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते थे, इसलिए वो मोस्टली हैंडमेड गुड्स को ही यूज करते थे। इसलिए जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्लो रहा।
जो मोस्टली कह सकते हैं कि गरीब तबके के होते हैं, इनके पास ओल्ड जॉब्स होती थी, यानी जो पुरानी जॉब्स है वही करते थे। एपिडेमिक्स आती थी, बीमारियां वगैरह आती थी, इसलिए उनको जो मिल जाता था वही काम वो करते रहते थे। बट जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें वर्कर्स की कंडीशंस बढ़िया थी, बट यहाँ पर इनकी कंडीशंस खराब थी, बिकॉज उन्हें गंदी जगह पर रहना पड़ता था, उन्हें गंदी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था, खाने पीने की समस्या थी, नालियों की सफाई नहीं थी, यानी सफाई व्यवस्था भी नहीं होती थी। जहां पर ये रहते थे इनको झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता था, तो इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी क्रिटिकल थी। लेकिन जब मशीन आई तो ये लोग इन मशीन को अपोज करने लगे, बिकॉज एक मशीन मैक्सिमम 10 से 20% का वर्क अकेली मशीन करती थी। तो स्पेशली वोमेन्स, जो वोमेन्स घर पर रहकर काम कर लेती थी, उन वोमेन्स को सबसे ज्यादा लॉस हुआ एंड वोमेन्स ने सबसे ज्यादा इस जो मशीन है उसको अपोज किया। आफ्टर 1840 कंस्ट्रक्शन वर्क आया। कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करना, रोड मैन्युफैक्चरिंग करना, ड्रेनेज, सीवर, बिल्डिंग, ये एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। कंस्ट्रक्शन वर्क जब से आया तब से इन वर्कर्स को काम मिलने लगा और लॉन्ग टाइम तक इनको वर्क मिलने लगा और इनकी जो लाइफ स्टाइल थी इसमें थोड़ा सुधार हुआ। देन अब हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडिया में जो डेफिनेटली है, जो इंडिया है जो एक ब्रिटेन की कॉलोनी था, सो ब्रिटेन में अगर कोई चीज नई इन्वेंशन हुई है और ब्रिटेन से हुई है तो वो इंडिया में भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली होना ही था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनी हम बात करते हैं स्पेशली इंडिया की। तो इंडियन कॉटन एंड सिल्क, देखो कॉटन एंड सिल्क दो चीजें हैं, टू थिंग्स, कॉटन एंड सिल्क वाज गुड क्वालिटी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले से ही इंडियन जो कॉटन और सिल्क है वो उसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा थी। देन अभी भी उसकी बनी हुई थी, तो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था ये चीजें, हैवी एक्सपोर्ट होता था इनका। और बात करते हैं पोर्ट्स की, किन पोर्ट से ये एक्सपोर्ट होता था, तो प्री कॉलोनियल पोर्ट उसके अपने पास सूरत जो कि गुजरात में है, ये अपने वेस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट किया जाता था सूरत से, और हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में था उससे एक्सपोर्ट किया जाता था ईस्ट कंट्रीज को। बाय 1750 यूरोपियन पावर मोनोपोली राइट्स, यानी 1750 में जो यूरोपियन पावर थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने मोनोपोली राइट्स अपना लिए और न्यू पोर्ट्स यानी अपने बिजनेस के हिसाब से उन्होंने न्यू पोर्ट्स इन्वेंट किए, बॉम्बे एंड कलकत्ता। अब ये सारे का सारा बिजनेस है जो इन बॉम्बे और कोलकाता से करने लगे, तो इन जो ओल्ड अपने पोर्ट्स के सूरत एंड हुगली वो कोलैप्स हो गए और उनकी वैल्यू कम हो गई। अब हम बात करते हैं वीवर्स की। ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स को कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम अप्रोच किया। वो नया सिस्टम क्या था? गोमास था। क्या था नया सिस्टम? गोमास था। गोमास था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने गोमास का नाम से एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, इसलिए अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। अब इस गोमास का क्या वर्क थे? ये उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होता था, बट ये उनसे अननोन होता था। ये क्या करता था? गोमास का इसे अपॉइंट किया जाता सुपरवाइज करने के लिए, जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में है या जहां भी है उनको सुपरवाइज करने का काम करता था। कलेक्शन गुड्स, जो गुड्स होते थे उनको कलेक्ट करने का काम करता था, और क्वालिटी चेक, जो गुड्स है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा था इन वर्कर्स के द्वारा, वीवर्स के द्वारा, उसकी क्वालिटी भी चेक करता था। तो ये सारे वर्क है जो गुमास्ता करता था। ये गुमास्ता मुझे लोन भी देता था। देखो इंसान को जरूरत पड़ती रहती है, कुछ भी सुख दुख में पैसों की आवश्यकता होती है, तो ये गुमास्ता उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता था। एंड अगर ये वीवर्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या कुछ मिस्टेक्स करते थे,
जैसे कि टाइम पे गुड्स तैयार न करना, क्वालिटी बिगाड़ देना, तो उसके लिए से ये गुमास्ता उन्हें पनिश भी करने लगा था। यानी एक प्रकार से गुमास्ता अपने आप को लीडर मानने लगा था उनका, एंड उन्हें पनिश भी करने लगा था उनकी मिस्टेक्स पर। मैनचेस्टर जो कि एक लंदन का शहर है, सॉरी ब्रिटेन का शहर है, वहां पर 1850-51 में क्या हुआ, इंग्लैंड इंपोर्ट ड्यूटीज। देखो इससे इसका मीनिंग यही है कि जब बाहर से जब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया मैनचेस्टर में या इंग्लैंड में कह सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा, एंड बहुत सारा प्रोडक्शन होने से अब उन्हें चाहिए था कि उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना, खपाना, उस खपाने के लिए कॉलोनी चाहिए थी। तो ये था जो चीप था, जो हैंडमेड गुड्स होते थे उससे सस्ता पर रहता था। तो इन्होंने अपने माल को खपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि मिलकर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। यानी अगर ब्रिटेन में अगर कोई माल आता तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे कि ये माल तो हो गया सस्ता एंड बाहर से आने वाला माल हो गया महंगा। अब इनको डबल फायदा हो गया। रिवर्स फेज सिस्टम स्टार्ट हो गया। कैसे कि जो यहां का माल था तैयार, जो मैनचेस्टर से जो फिनिश गुड था, वो तो एक्सपोर्ट किया जाने लगा, और ये रॉ मटेरियल को करने लगे इंपोर्ट और फिनिश गुड को करने लगे एक्सपोर्ट। जबकि पहले क्या होता था, यहाँ पर फिनिश वर्क आता था और ये परचेज करते थे, बट अब ये रॉ मटेरियल परचेज करते एंड फिनिश गुड को मार्केट में सेल करते। बट अगेन इंडियन रॉ मटेरियल पास। देखो एक टाइम ऐसा भी आया जब इंडियन रॉ मटेरियल की डिमांड वापस ब्रिटेन में बढ़ गई। जैसे अमेरिकन सिविल वार, पहले ब्रिटेन जो अमेरिका से जो है जो रॉ मटेरियल परचेज करता था, अमेरिका में सिविल वार होने की वजह से उसने अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजना बंद कर दिया। एज यू नो दैट किसी भी कंट्री में सिविल वार होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जो जरूरत है, नीड्स है, उनको कंप्लीट करेगा। सो उन्होंने ब्रिटेन को अपना रॉ मटेरियल भेजना, सेल करना बंद कर दिया, तो इंडियन रॉ मटेरियल की डिमांड वापस बढ़ गई। अब हम बात करते हैं इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। देखो इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स यानी इंडिया के भी कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिन्होंने शुरुआत में ही अपने उद्यम स्थापित किए या अपने बिजनेस सेटअप किए। उनमें हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने सेटअप किया था 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी 1813 बंगाल में। सेठ हुकुमचंद, इन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप की थी कलकत्ता में 1917 में। एक है इसी सीरीज में भीमसा पटेल और जमशेदजी टाटा 1912 में फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट स्थापित किया था जमशेदपुर में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के इंडिया के। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे, इट इज वेरी इंपोर्टेंट। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे। 1855 टू 1862 फर्स्ट जूट मिल सेटअप, एंड जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो अपने कानपुर, अहमदाबाद और मद्रास में जो टेक्सटाइल मिल है वो सेटअप यहाँ भी होने लगी। यानी कॉटन इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई जो टेक्सटाइल मिल थी वो बेसिकली कानपुर है, अहमदाबाद एंड मद्रास, यही पर भी सेटअप होने लगी। यानी अब इंडियन जो टेक्सटाइल मिल्स है उनका भी जो दायरा है वो बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं वर्कर्स वेयर फ्रॉम। देखो ये जो इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से इसमें वर्कर्स जो है उन वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। फैक्ट्री में वर्कर्स आएंगे वर्क करने के लिए, तो ये वर्कर्स कहां से आते थे? तो हम बात करते हैं देखो बेसिकली जहां पर इंडस्ट्रीज लगेगी तो उसके कंट्री साइड से या आसपास से ही जो वर्कर्स है वो आएंगे। जैसे कि कानपुर में अगर कोई इंडस्ट्री लगी तो कानपुर में ही जो लेबर है वो इजीली मिलेगी, या जो कह सकते हैं कि लो वेजेस पे अगर मिलेगी तो वो कानपुर की मिलेगी। बाहर से अगर लेबर लाएंगे तो वो कॉस्टली पड़ेगी। सो जो वर्कर्स है वो कंट्री साइड से है, यानी जहां पर लगी उसी के आसपास के गांव से। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मैनचेस्टर फेल हो गया, बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन को अपना जो सारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन वर्ल्ड वॉर में खपाना पड़ा और वर्ल्ड वॉर की नीड्स को कंप्लीट करने में लगाना पड़ा, जिससे कि इंडियन गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ गई। या इवन ब्रिटेन ने
जो अपने आर्मी है उसके लिए जैसे शूज हो गए, कोट हो गए, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन मार्केट से परचेज करना शुरू कर दिया और डिमांड रखी कि आप हमें ये जो वॉर मटेरियल है वो सप्लाई कीजिए। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट इंडिया के लिए एक अच्छा साबित हुआ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए कि इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो होने का टाइम मिला और इंडियन जो गुड्स था उसकी डिमांड बढ़ी। बाय 1941 हैंडलूम एंड प्लाई सेटअप इन इंडिया। हैंडलूम और प्लाई सेटल है जो वो सेटअप किया गया कहां पे? इंडिया में 1941 में। एक लास्ट चीज बच रही इसमें, एडवर्टाइजमेंट। देखो शुरुआत में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने या सेल करने के लिए जो नए मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनको सेल करने के लिए हम देखते हैं दिन भर टीवी, रेडियो, मोबाइल, इनसे एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है। तो इन्होंने भी अपने गुड्स को जो इंडस्ट्रीज आई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज आई, मास प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए या सेल करने के लिए, सेल आउट करने के लिए उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। इंडिया में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने अपने ब्रांड बना दिए। जैसे कि पहले कह सकते हैं कि उनके टैग लगा देते थे कि ये मैनचेस्टर का बना हुआ है, ये लंदन से बना हुआ है, ये वहां से, तो वो एक ब्रांड हो जाते थे। तो उस ब्रांड का बेनिफिट उठाया। इंडिया में गॉड गॉडेस इनके जैसे कि बच्चों के खिलौने वगैरह आइटम के लिए कृष्णा, गॉड कृष्णा के हैं जो इमेजेस उनके ऊपर प्रिंट किए जाने लगे। एंड बहुत सारे आइटम्स पर इंडियन गॉड गॉडेसेस के इमेजेस हैं जो प्रिंट किए जाने लगे। उसके बाद स्वदेशी आया, देन स्वदेशी में भी इसके एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया गया। सो फ्रेंड्स, इट इज आवर हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।